जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो गाइस, निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको एक टारगेट बनाना है, ठीक है। वो टारगेट एक चीज़, आप तो मिसाइल हो भाई, है ना। मिसाइल किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पहले एक दो बार फेल हो गए, तो क्या मिसाइल कभी मतलब फेल नहीं होती। एक चीज़ सोच के देखो, ठीक है। अब वो आपका ट्रायल था, ये मान के चलो, ठीक है। अब आपको टारगेट पे हिट करना है, और टारगेट को हिट करना होगा तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम का टारगेट बना दो आप, है ना। यहाँ तक कि यूपीएससी हो, आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी की आप एसआई वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हो, वो आपका टारगेट है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ आपकी कमी रही उसे सुधारो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये टाइम आगे बढ़ने का है ना, ये टाइम आराम से बैठने का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगभग मई जून आपका एग्जाम से भरा पड़ा रहेगा। तो निश्चित रूप से इस बार आप टारगेट जरूर बना लीजिएगा पहले, कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको जरूर शायद बहुत आसानी होगी उस एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो अगर आपने टारगेट बना लिया है, तो अगर आपने यूपीएससी या कोई ऐसा एग्जाम टारगेट बनाया है जिसमें जीएस आती है, तो उसके लिए हम द हिंदू एनालिसिस डेली कर ही रहे हैं। तो आज ही उसी सीरीज में द हिंदू एनालिसिस करेंगे, और वो करेंगे हम 3 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस। आज 3 फरवरी है और दिन है बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जिसे बोलते हैं। तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एससी टू स्टार्ट रिव्यू हियरिंग अगेंस्ट ऑफ केस अगेंस्ट सिद्धू। मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सिद्धू के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एससी ने नई एक हियरिंग शुरू कर दी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए नहीं है। उसके बाद ये देखिए, डीलिमिटेशन पैनल लाइकली टू गेट अनदर एक्सटेंशन। मैं आपको बता दूं डीलिमिटेशन पैनल क्या होता है। देखो, डीलिमिटेशन पैनल जो है, एक चीज मानो भाई, आपका ये कोई शहर, ये आपकी कोई लोकसभा है, ठीक है। शहर नहीं है, मान लो लोकसभा है आपकी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बड़ा होगा, या इसमें से नई लोकसभा बनानी है कोई, तो उसका एरिया कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो सारे काम, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा की सीट हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटें हो गई, इनका एरिया जो डिसाइड करता है उसे हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन, जम्मू कश्मीर में आपको पता है नए स्टेट और नई यूनियन टेरिटरी बनी थी, तो वहाँ पे वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली बननी है, उसके लिए नया डीलिमिटेशन कमीशन बनना था, ठीक है। तो उसका जो डीलिमिटेशन कमीशन है, वो अभी अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो इसका जो टर्म है वो एक्सपेंड कर दिया है, और वो लगभग सेकंड एक्सपेंशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें असेंबली इलेक्शन में थोड़ी देर हो जाएगी भाई। जब तक आप असेंबली बना ही नहीं पाओगे कि ये वाली असेंबली, इसकी इतनी सीमाएं, यहाँ तक के वोटर इस असेंबली में आएंगे, तो आप एक चीज़ बता दो, उसमें असेंबली इलेक्शन करा कैसे लोगे, है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन का इसीलिए टाइम बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए इलेक्शन जो है वो थोड़े से लेट हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करो, तो शाहदरा असॉल्ट केस फुल मोर वुमेन हेल्ड, है ना। तो निश्चित रूप से ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, ये केस है, फुल वुमेन हेल्ड है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए नहीं है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉज। देखो, एक चीज़ जो बहुत फेमस होती है, नो मीन्स नो, ठीक है। ये यही बोलना चाह रहा है जो कोर्ट है भाई, नो मीन्स नो, ठीक है। ना में भी हाँ नहीं होती है ना, ऐसा कोर्ट बोलना चाह रहा है। देखते हैं, स्मृति ईरानी ने कल एक बयान दिया है कि कंडेम्स एफ द मैरिज इन दिस कंट्री एज अ वायलेंट मैरिज एंड कंडेम्स एफ द मैन इन दिस कंट्री एज अ रेपिस्ट इज नॉट एडवाइजेबल इन दिस अगस्त हाउस, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हरेक पाणी ग्रहण संस्कार को, ठीक है, एज ए वायलेंट दिखा दोगे, ठीक है, और हर एक व्यक्ति को एज ए, मतलब रेपिस्ट बोला है इन्होंने यहाँ, लेकिन शब्द पता नहीं कैसे यूज किया, ठीक है। तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ऐसे ही बोलना चाहती हैं स्मृति ईरानी। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो है ये मैरिटल रेप के बारे में है ना। तो यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार, शादी के बाद जो रेप के बारे में है ये, है ना। तो इसमें अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, तो वो ये है कि मान लो, अगर देखो कोई भी ना हस्बैंड पे अपने पे आरोप लगा सकती है, ठीक है। तो वो जो आरोप है ना, उसको हटाना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये देखते हैं इस पर नए रूल आएंगे। अगर मैं इसमें कुछ, मुझे खास लग नहीं रहा, मैंने ये टॉपिक चुन तो लिया, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बस इसे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। मिसेज ईरानी टोल्ड द राज्यसभा इन ए रिटन रिप्लाई टू सीपीआई मेंबर। इन्होंने बोला है कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट के लिए क्रिमिनल लॉज में सारे स्टेक होल्डर से बात करके और प्रोसेस जो है वो शुरू
कर दी है, ठीक है। यानी कि हो सकता है हमको देखने को मिले कि कुछ चेंज ये कर दें, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है इसी बारे में, तो देखते हैं उस केस का भी क्या डिसीजन आता है ना। और इसके बाद अगर आप बात करो तो ये देख लीजिए, सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड ए डेफिनेशन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्लूड फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। यानी कि अगर आप किसी भी टाइप का एब्यूज करते हो, ठीक है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इसमें मैं चीज़ बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है जो घर में वायलेंस, अत्याचार होते हैं, इस टाइप से ले लो आप, ठीक है, स्पेशली महिलाओं के प्रति, है ना। तो वो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं, है ना। और अगर इसके बारे में आप और कुछ देखना चाहो तो कुछ है नहीं, बस, है ना। ये ध्यान रख लेना, ये देखो, इसे देखो, स्टेटिंग द मैरिटल रेप शुड बी ग्रांटेड इम्यूनिटी, है ना। ये बोल रहे हैं कि भाई इसे छूट दो, ठीक है। अदरवाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वुड बी डेस्ट्रॉयड, अदरवाइज जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, जो मैरिज की प्रथा है, वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा उसका। ऐसा बीजेपी मेंबर सुशील मोदी ने कहा कि भाई ये डिफिकल्ट है प्रूव करने का कि वैन ए वुमेन हैड कंसेंटेड, यानी कि वुमेन कब बोल दे कि भाई हाँ हाँ ठीक है चलो, है ना, बाद में बोल दे अच्छा ऐसा किया, है ना, फिर केस लगा दे आप पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये ₹3,358 इन मनरेगा बेस नॉट पेड। अगर इसमें पहले मैं मनरेगा की बात करूं कि मनरेगा क्या होता है, तो देखो जो मनरेगा है, यानी कि ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये 23 अगस्त 2005 को लागू हुआ था। 23 अगस्त 2005 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगर इसके बाद की मनरेगा की बात करूं तो ये 11 फरवरी 2021 तक, यानी कि 11 फेब 2021 तक लगभग 708 डिस्ट्रिक्ट इसने कवर कर लिया, यानी 708 जिले में ये अपने पैर पसार चुका है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में, मनरेगा के बारे में और बात करना चाहो तो देखो इसमें क्या है। मनरेगा बोलता है कि भाई अगर आपके विलेज में कोई भी अनस्किल्ड वर्कर है, यानी कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, बस वो लेबर वेबर का काम कर सकता है। अनस्किल्ड का मतलब होता है मेरे यहाँ पे जैसे कोई कंप्यूटर नहीं चला सकता, ठीक है, पढ़ा नहीं सकता, अनपढ़ है ना, तो इस टाइप के जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए आपको एप्लीकेशन के 15 दिन में 100 दिन का काम देना पड़ेगा। जिस दिन एप्लीकेशन दे दे उसके 15 दिन के अंदर आपको उस बंदे को 100 दिन का काम देना है। फैमिली में से एक चुना जाएगा, एडल्ट जो भी है, ठीक है, उसे आप 100 दिन का काम देंगे। तो अगर आपने 100 दिन का उसे काम दिया है तो 1 मिनट रुकेंगे, है ना। हाँ, अगर आप 100 दिन का काम देंगे, ठीक है, और जो उसकी तनख्वाह है वो भी आप उसके 15 दिन, जैसे मान लो आज खत्म हो गया तो उसके 15 दिन के अंदर तनख्वाह देनी पड़ेगी, आपको पेमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंसेशन देना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन में काम नहीं दे पाते हैं तो कंसेशन, और 15 दिन में तनख्वाह नहीं दे पाते हैं तो कंसेशन। अब बताता कौन है, अच्छा इसे बताता कौन है कि भाई ये यहाँ काम होना है, ठीक है, हमारे क्षेत्र में ये काम होना है, ये वाला बंदा काम करेगा, इस घर से हमने ये चुना है। तो ये बताती है आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है वो डिक्लेयर करती है, वो लिस्ट बनाती है पूरी पूरी, है ना। वो सारी क्वेरीज जो भी क्वेश्चन होते हैं मनरेगा वर्कर्स के उनसे रिलेटेड उन्हें सॉल्व करती है। और वो लोकल एरिया में बताती है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे तालाब बनना है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली सड़क बननी है, तो ये मनरेगा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यही रिसीव, सारे एप्लीकेशन रिसीव करती है ना, ग्राम सभा, और ये ही सारे एप्लीकेशन वेरीफाई करती है कि हाँ चलो चलो तुम ठीक हो, ठीक है। यही सारी जॉब कार्ड जो होता है उसे इश्यू करती है, जॉब कार्ड भी ग्राम सभा ही इशू करती है, जॉब कार्ड। और ये ही आपको वर्क अलॉट करती है, यानी कि आपको वर्क देगी कि चल भाई तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, ये वाला तुम काम कर लो। इसका मतलब मनरेगा चलाई क्यों गई? मनरेगा जो चलाने का मतलब है, इसका जो एम है वो था इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि भाई आप आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आपको गाँव में ही काम मिल जाएगा तो आपको आर्थिक सुरक्षा का बढ़ावा मिला नहीं मिला, ठीक है। और डिक्रीज माइग्रेशन, जो दूसरा काम है वो है डिक्रीज माइग्रेशन, ठीक है, यानी कि आप प्रवास को रोक रहे हो। अगर आपने ध्यान दिया हो, कोरोना में एक न्यूज़ चली थी कि मनरेगा का जो बेजेस है, मनरेगा का जो फंड है वो हाफ ईयर में ही खत्म हो गया। क्यों हो गया? देखो कोरोना में बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने गांव लौट गए थे, ठीक है, गांव लौट गए तो अनस्किल्ड वर्कर थे ही वो, उन्होंने वहां पे काम मांगा, बोले हमको काम दो भाई, है ना, काम उनको मनरेगा के अंतर्गत मिला, ठीक है। अब उसके बाद जब इतने सारी पब्लिक काम मांग रही है तो भाई मनरेगा फंड तो खत्म होगा ही होगा ना, तो उस टाइप से मनरेगा फंड खत्म हो गया था। और उसी की न्यूज है यहाँ पे कि 3,358 करोड़ रुपए अभी भी मनरेगा की जो तनख्वाह है उसमें पेड नहीं किए गए हैं, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, इस ना शायद मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है।
और अगर मैं आपको देखूं तो इट विल फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी। निश्चित रूप से मनरेगा का अगर आपको ध्यान हो, मनरेगा का जो बजट है वो भी इस बार गवर्नमेंट ने घटा दिया है, ठीक है। यानी कि मनरेगा में कम बजट दिया है, यानी कि कम लोगों को काम मिल पाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब नहीं लग रहा मुझे कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। राम टेम्पल विल बी बिल्ट फास्टर अंडर अखिलेश। ऐसी न्यूज़ों को ऐसे काटो, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 1213 करोड़ सोल्ड इन जनवरी। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं वो जनवरी के महीने में इतने करोड़ के बिक चुके हैं। अब आप बोलोगे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड बता देता हूँ। देखो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि अगर आप इससे बोलो तो आर्थिक हथियारनी इंस्ट्रूमेंट की जो भी हिंदी होती है, ठीक है, यंत्र है ना। किसके लिए? ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये डोनेशन होता है, आप एक तरह से समझ लो, डोनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके लिए आप डोनेट कर सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। इसे इशू कौन करता है? इसे जो इशू करता है वो SBI बैंक इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और ये देखो, आप एक चीज़ देखो, जो इसके मल्टीपल होंगे वो 1000 में, है ना, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में और 1 करोड़ में मल्टीपल होंगे। और कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल कितना भी रुपया पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो देखो, ये जो पार्टी का पॉलिटिकल, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देता है? ऐसी नहीं है कि आप घर में पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाओ। ये जो पॉलिटिकल पार्टी को देगा, जो भी आपकी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी आपकी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसको ये डोनेशन आप दे सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें डोनर का नाम जो मेंशन नहीं होता बॉन्ड में, ठीक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप समझ पा रहे हो तो एक टाइप का मान लो एक चेक होता है, ठीक है। ये चेक हो गया एक टाइप का, जिसमें बस नाम मेंशन नहीं होता, आपका अमाउंट मेंशन होता है, पार्टी का नाम मेंशन होता है, आप इस वाली पार्टी को देने वाले हो, डेट वगैरह मेंशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें बात ये आ रही है कि देखो, ना तो पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत है कि भाई डोनर कौन था, नहीं डोनर को बताने की जरूरत है कि मैंने किस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। वो देते क्यों है? क्योंकि भाई उनका टैक्स बच जाएगा, ठीक है। वो कितना भी अमाउंट देते हैं उनका टैक्स बच जाएगा, कह जी हमने तो इतना पॉलिटिकल पार्टी में दान कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप बोलोगे भाई इसे अगर दूसरे वे में देखो तो ये करप्शन को लीगल कर रहा है। मैं बताता हूँ करप्शन को लीगल कैसे कर रहा है। मान लो आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने 100 करोड़ कमा लिए ब्लैक मनी से, 100 करोड़ कमा लिए उसने ब्लैक मनी से, है ना, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सहायता से। अब 50 करोड़ उसने उसी पॉलिटिकल पार्टी को वापस दे दिया, ठीक है। तो इसकी जो इनकम हुई वो कितनी हुई? 50 करोड़ इनकम हुई, है ना, 50 करोड़ हुई। तो ये 50 करोड़ भी ब्लैक मनी है, जिससे ये अपने अकाउंट में दिखा देगा कि भाई मेरी तो कुल इतनी ही इनकम हुई है, बाकी तो मैंने दान में दे दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये करप्शन को लीगलाइज कर दी हैं। हालांकि SBI बैंक ये बोलता है कि भाई हमारे पास तो लिस्ट है ना कि कौन सा डोनर कौन से अकाउंट में देने आया। अच्छा, ये जो रुपया जाएगा ये रजिस्टर्ड बैंक के अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, मैं एक और बार समरी बता देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड एक चेक टाइप है। आपको इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रुपए दे सकते हो, ठीक है। और इसमें आपके डोनर का नाम मेंशन नहीं होगा कि आपको किसको रुपए देने हैं। बोलो समझ आया? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया? आराम से डिस्कस करते हैं आज, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज, फिच रेटिंग्स फ्लैग्स हाई फिजिकल डेफिसिट टारगेट। हाई फिजिकल डेफिसिट टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि हाई फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या होता है। देखो, जो हाई फिजिकल डेफिसिट बता देता हूँ मैं। फिजिकल डेफिसिट यानी कि गेन, और जो आपने स्पेंड करा है, स्पेंड माइनस गेन। आप एक चीज़ समझ लो, फिजिकल डेफिसिट बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा आपको। मान लो आपकी जो मंथली इनकम है वो है 20,000 रुपये, आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपये, आपका खर्चा है जो मंथली का वो है 30,000 रुपये, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये जो है वो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने कमाया कम है, खर्च ज़्यादा किया तो उसे फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। जो सरकार है देखो वो भी कमाती है, वो टैक्स से कमाती है, ठीक है। लोन अगर किसी को देती है तो उसके इंटरेस्ट यानी कि उसके ब्याज से कमाती है ना। ये टैक्स हो गया, एक तो डायरेक्ट टैक्स जो आपका इनकम टैक्स होता है इस टाइप के, एक होता है आपका टोल टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जो आपकी GST वगैरह है, ठीक है। तो इस टाइप की सरकार कमाती है ना। खर्च कहाँ पे
करती है सरकार? आपके मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई आपका स्कूल बनवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई कंपनी बनवा दी, आपको पेंशन देती है, ठीक है सरकार, आपको सैलरी देती है सरकार, है ना, तो ये इसका खर्चा होता है। अगर जब खर्चा इसकी कमाई से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम फिजिकल डेफिसिट बोल देते हैं। और अगर आपने बजट में ध्यान दिया हो तो बोला गया है कि भाई जो इस बार का फिजिकल डेफिसिट है वो 6.9% है, और अगली साल का जो फिजिकल डेफिसिट होने वाला है वो लगभग 6.4% होने वाला है। एस्टीमेट है ये, यानी कि 6.4% टू जीडीपी, जीडीपी का 6% जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने वाले हैं ये, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिच रेटिंग एक कंपनी है जो बताती रहती है कि आपका फिजिकल डेफिसिट इतना होने वाला है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी होने वाली है, ये है और ये है ना। और चलो, हालांकि हमने 6 पॉइंट, ये बोल रहा है कि हमने 6.1% एंटिसिपेट किया था, लेकिन तुमने 6.4 बोल दिया, जो कि ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादा खर्च करने वाले हो, ठीक है। न्यूज़ समझ में आ गई, नहीं आई फिजिकल डेफिसिट। इसके बाद अगर आप अगली न्यूज़ पे चलो, फ्लेमिंगोस फ्लैकिंग ऑन बैटलैंड इन मुंबई ऑन वेडनेसडे, February 2 इज सेलिब्रेटेड एज बर्ड बैटलैंड डे। फरवरी 2 जो है उसे बर्ड बैटलैंड डे बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं बैटलैंड क्या होता है। बैटलैंड्स आर द एरियाज विच आर नियर टू वाटर, यानी कि जहां वाटर प्राइमरी फैक्टर हो, कंट्रोल कर रहा हो एनवायरनमेंट को, जहाँ पानी हो, ठीक है। अगर आप धरती को थोड़ी सी खोदो तो वहाँ पे पानी निकल आए, है ना। और जो वहाँ की प्लांट और एनिमल या बर्ड लाइफ है, यानी कि अगर मैं इसे बोलूँ सीधे भाषा में, फ्लोरा और फोना जो लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना जो लाइफ है, ठीक है, वो आपकी अगर कंट्रोल हो रही हो वाटर से तो उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। ये अब आप तो समझ गए होंगे, जब पानी कहाँ होगा भाई, समुद्र के किनारे होगा, नदी के किनारे होगा, तो इन सबको हम क्या बोल देते हैं, वेटलैंड। February 2 ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रामसर कन्वेंशन 1975 में पास हुआ था, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको वेटलैंड डे। वेटलैंड समझ में आ गई होंगी, है ना। इसमें हालांकि स्वैम्प्स, ठीक है, स्वैम्प्स, मार्सिस, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, फॉरेस्ट का मैंग्रोव फॉरेस्ट इसमें बहुत फेमस है, उड़ीसा का, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं ये जो वेटलैंड्स में आती हैं। मेरे हिसाब से वेटलैंड्स क्लियर हो गया होगा। फ्लेमिंगोज जो हैं वो मुंबई में आए हैं, ये इनको बताने की बात है, ठीक है। मायावती ने बोला है कि बीएसपी जीतेगी, तो मेरे हिसाब से दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसी न्यूज को ऐसे ही काटा करो, बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अगर अगले पेज की बात करो तो प्लीज सीक्स बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज, बुल्स एंड बफेलो। एक दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल दी गई है कि भाई ये जो स्लॉटर है काउज, बुल्स, बफेलो के, इन्हें आप रोको, ठीक है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। दिल्ली राइट्स, हाई कोर्ट रिजेक्ट वेल टू बन ग्रांट रिलीफ टू 2 इन मर्डर केस। दिल्ली राइट जो हुए थे, आपको ध्यान हो तो, जो पिछले साल बहुत सारे आंदोलन हुए थे, 26 जनवरी पे भी हुए थे, उसमें हाई कोर्ट ने एक को तो बेल देने से मना कर दिया, 2 को रिलीफ दे दिया मर्डर केस में, ठीक है। अब ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। RML इशू रिव्यू ऑर्डर, सिटीज कोविड पॉजिटिविटी रेट का मतलब है 100 में से 5 बंदे मतलब कोरोना उन्हें पॉजिटिव बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इंडक्ट 30 इंजीनियर्स बाय ग्रीन दिल्ली फेलोज, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, है ना। देखो ये देख लो, ये बस एक प्रोग्राम है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो मोटिवेट करता है बच्चों को, आओ भाई दिल्ली के एनवायरनमेंट प्रोग्राम में तुम हिस्सा लो, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन लाइकली टू गेट अनदर एक्सटेंशन। हमने बता दिया डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा डिलिमिटेशन कमीशन। मुझे नहीं लग रहा इस न्यूज़ को दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। 42 MLAs वांटेड मी टू बी, पंजाब CM झाकड़ ने बोला है कि भाई जो 42 MLA हैं वो मुझे चाहते हैं, ये अच्छी बात है, खुद से तो बोल दो भाई, और कोई नहीं बोल रहा तो, है ना। और उसके बाद फैमिली अबेट्स रिटर्न ऑफ मिसिंग मैन 2 डिकेड्स ऑन फ्रिंज ऑन उत्तराखंड पॉलिटिक्स, राइट्स एक्यूज्ड नेम। ये इंपॉर्टेंट पेज है ही नहीं, ठीक है। अगर इसके बारे में आप कुछ और बात करना चाहो, अटैक इन स्क्राइब, मैरिटल रेप एक्सपेक्शन टेक्स अवे वुमेन्स राइट टू सेज नो, ठीक है। सून होम स्टेज टू कम अप अराउंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, से डिस्कस कर लेते हैं। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो सबसे पहले तो आप ये समझ लो हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, हरियाणा में, गुरुग्राम में है ये, ठीक है। होम स्टेज वुड सून बी अलाउड इन विलेज अराउंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। होम स्टेज वहाँ पे अलाउड होंगे, ठीक है, और रूरल लाइफ होगा ये निश्चित रूप से, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने बोला है। वेटलैंड डे हुआ था, ठीक है,
और अगर आप इसकी बात करो तो मैनी टूरिस्ट जो है वो सुल्तानपुर में आएंगे। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों रामसर साइट्स भी आप ध्यान रख लेना। अगर आपको रामसर साइट्स नहीं पता है तो क्या होता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है रामसर साइट्स के पूरी ऊपर। 47 इस समय रामसर साइट्स हैं इंडिया में, है ना। 47 नहीं, 49 हैं रामसर साइट्स, 49 रामसर साइट्स हैं। तो उन सब की वीडियो बना रखी है, आप एक बार को उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, इसमें यही बताने वाली बात थी। और ये दोनों रामसर साइट्स हैं सुल्तानपुर और भिंडावास लेक्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू बैन ऑन स्टेज प्ले चिंतामणि। देखो ये स्टेज प्ले है, चिंतामणि है ना। इस पे हाई कोर्ट जो है उसने ऑब्जेक्ट किया है कि भाई ये बैन नहीं होना चाहिए चिंतामणि, ठीक है। तो इसके बाद ये रिटन एक बुक है जो, देखो ये रही, गवर्नमेंट प्लीडर कंसर्न सो एज टू बाय टोटल बैन हैड बीन ऑन प्ले व्हेन इट ओरिजिनल सोर्स द बुक रिटन बाय कालाकुरी नारायण राय, है ना। ये एक बुक है जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने क्यों बैन किया है ना। हालांकि ये बोला जा रहा है कि ये एक कैरेक्टर है जो हर्ट करता है एक कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को, है ना। तो इसीलिए ये प्ले जो है वो प्ले नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं क्या होता है। शशिकला टू सीनियर बेंगलोर प्रेजनर ऑफिस चार्जशीट, ये 2 बेंगलोर ऑफिसर चार्जशीट मिले, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। भारतीय किसान यूनियंस धर्मेंद्र मलिक मीट्स अखिलेश और जयंत मिले हैं, ये देखते हैं क्या है, ये कुछ नहीं है वैसे। एक्टर्स डिस्टर्बर्स फेस एक्शन फॉर जीएसटी इवेजन, ये जो जीएसटी इवेजन कर रहे हैं उनके लिए। अमरावती आंध्र प्रदेश कैपिटल, अमरावती आंध्र प्रदेश कैपिटल आपको क्यों, देखो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है क्योंकि आंध्र प्रदेश बोल रहा था कि भाई हमारी 3 वो होने वाली हैं, एक कर्नूल, एक अमरावती हो गई और एक विशाखापट्टनम। कर्नूल होगी जो जुडिशियल, है ना, और विशाखापट्टनम होगी वो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये अमरावती होनी थी लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि राजधानी, ठीक है। तो इसमें फिर अब ये जो रिपब्लिक डे पे इनकी बात हुई थी, कोई भी ऐसा इन्होंने बोला नहीं है, ठीक है, कि हमारी 3 कैपिटल होंगी। और ये रिपील एक्ट कर लिया है इन्होंने, एक्ट को भी रिपील कर दिया है कि अभी हमारी 3 कैपिटल नहीं होंगी क्योंकि हमसे कुछ लोग नाराज हैं। हम पहले पूरी बात करेंगे सबसे स्टेक होल्डर से, उसके बाद हम 3 कैपिटल पे दोबारा कानून लाएंगे। वो जो कानून लाए थे पहले उसे रद्द कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे आप चलना चाहोगे तो निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इंपीरियल एक्सेस, देखो यहाँ पे गवर्नर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, इंपीरियल एक्सेस का मतलब है गवर्नर जो है वो अपनी चला रहे हैं ना। वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी, उन्होंने गवर्नर को ट्विटर पर से ब्लॉक कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई वो बोल रही है कि गवर्नर जो है वो मुझे एज ए बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा रहे हैं, सरकार को एज ए बॉन्डेड लेबर चलाना चाह रहे हैं। हर बात सोच रहे हैं कि बस गवर्नर ही है सुप्रीम पावर, है ना। और हालांकि हर एक स्टेट में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी गवर्नर का इशू था, है ना। गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तमिलनाडु में भी, ठीक है। तो इसमें सारे इशू दिए गए हैं कि किस किस का क्या क्या इशू है, कौन कौन से दे। सबसे पहले देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का इशू ये है कि ये जो है ट्विटर पे जो जगदीप धनखड़ी हैं शायद वहाँ के गवर्नर, वो डेली उन्हें, हाँ ये जगदीप धनखड़ी हैं, ठीक है, वो डेली उन्हें टैग कर देते थे कि तुम्हारी सरकार में ये नहीं हो रहा, तुम्हारी सरकार में वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इनकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर इसके बाद आप महाराष्ट्र वगैरह की बात करो तो देखो गवर्नर जो है वो डायलॉग और हार्मनी अगेंस्ट बट प्रॉम्प्टली पोस्टेड दैट ऑन ट्विटर, ये उन्होंने बोला कि वो ट्विटर पर मुझे परेशान कर रहे थे। वो जो है चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रेगुलर बेसिस पर सम्मन भेजते रहते थे, ठीक है। और जब वो कुछ नहीं बोलते, जवाब नहीं देते, तो वो ट्विटर पे आ जाते थे, है ना। अगर इसके बाद आप बात करो तो अगर हम अगले की बात करें तो इन्होंने हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमेंडमेंट बिल जो है उसे भी अपने पास रख लिया था कि मैं इसे पास नहीं कर रहा, है ना। इससे अपोजिशन तो खुश हो गई होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करो तो जो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर की वो सीट नहीं भरना चाहते। इसमें क्या होता है, पहले गवर्नर बोलता है कि भाई आप सीट भर लो इलेक्शन ऑफ स्पीकर की, ठीक है। तो ऐसा है, ये इनके इस बात पे इशू आ रहा है, ठीक है। और गवर्नर का व्यू जो है कि स्टेट असेंबली जो है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई हमें कब जो है स्पीकर की सीट भरनी है, ठीक है। और यानी गवर्नर उन्हें डेट देता है कि आप इस दिन इलेक्शन करा लो, है ना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन माननी चाहिए। ये महाराष्ट्र गवर्नर का। तमिलनाडु गवर्नर का क्या इशू है, RN रवि वहाँ के जो इशू हैं, उन्होंने एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल नीड कोर्स बिल था, है ना, उस पर भी कोई अपनी राय नहीं रखी है, ना उसे पास किया ना उसे वापस भेजा,
ठीक है, या ना ही उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा पास करने के लिए। तो ये सारे इशू हैं। गवर्नर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि गवर्नर जो है वो कौन कौन से आर्टिकल में आता है, तो गवर्नर जो है वो पार्ट 6 में आता है। ठीक है, गवर्नर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, यानी कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता कि ये इतने साल के लिए गवर्नर बना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 से लेके आर्टिकल नंबर 162 तक गवर्नर की पावर, फंक्शन और कौन गवर्नर बनेगा इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नर। ठीक है, और जो गवर्नर होता है एक पर्सन दो राज्यों के लिए भी, यानी दो स्टेट्स के लिए भी गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब गवर्नर कौन कौन बन सकता है, तो आर्टिकल 157 और 158 में दिया हुआ है कि गवर्नर कौन कौन बन सकता है। मैं बता रहा हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो रट लो, जो भी बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एज जो उसकी 35 साल होनी चाहिए। और पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली काउंसिल का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद बात करूँ तो उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कहीं उसे बाहर से कोई कमाई ना आ रही हो। ठीक है, अगर इसके बाद बात करूँ तो इसे ही प्रेसिडेंट साहब डिसमिस कर सकते हैं कि चलो अब तुम्हें बहुत दिन हो गए, अब तुम यहाँ से निकल लो। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। डिसमिस कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, सारी पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के। आर्टिकल नंबर 200 में, आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत जो गवर्नर है वो बिल्स को असेंट देता है ना। अगर वो चाहे तो भाई असेंट दे देगा, ना चाहे तो वो आर्टिकल नंबर 201 के अंतर्गत बिल्स को कंसिडरेशन के लिए रख लेता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल नंबर 111 में जो है वो प्रेसिडेंट की पावर होती है बिल को असेंट देने की, है ना। समझ आ गया होगा गवर्नर। अगर इसके बाद बात करें, देयर इज डिस्कोर्स शिफ्ट इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, ऐसे काटो इस न्यूज को। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फ्री ट्रेड क्या होता है। देखो, जो फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड होता है एंगेज इन फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपको फॉरेन ट्रेड में दो या दो से ज़्यादा नेशन के बीच में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैरियर घटाने हैं। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए बैरियर घटाने हैं। अब मैं आपको बता दूं बैरियर कैसे घटाते हैं। एक चीज़ मान लो भाई, आपके देश में कोई चीज़ आने वाली है, ठीक है, आपने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है 10%, लेकिन अगर आपका उसके साथ एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हो गया आप इसकी ड्यूटी या तो 0 कर दो, 1% कर दो, मतलब ड्यूटी कम कर दोगे। अगर ड्यूटी कम कर दोगे इसकी, तो जो इंपोर्ट वाला है उसे खर्चा कम पड़ेगा, चीज़ सस्ती पड़ेगी, तो वो अपने देश में भी सस्ती बेच पाएगा। ठीक है, यानी हमारे देश में जहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक और चीज़ मान लो कि भाई ये देश है, अब इससे चीज़ एक्सपोर्ट करनी है किसी दूसरे देश में, सेम काम आपने इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो अच्छा इस देश में ले जा दो, चलो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी 10% से हमने 2% कर दी, तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट गुड्स होते हैं, गुड्स यानी कि जो सामान है, या सर्विसेज जैसे आपके होटल मैनेजमेंट वगैरह, ये जो सर्विस होती हैं, ये या तो भाई आराम से गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी, या लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बोल सकते हो आप, लेस कोटा। जैसे एक चीज़ मान लो आप, भाई आपने कोटा रख रखा है, अपने भारत का एग्जाम्पल ले लो, ये भारत है, ठीक है, आपने इसमें कोटा रख लिया कि भाई मैंने ना, अगर इसमें जो भी मेरे पास गेहूं का इंपोर्ट करेगा मुझे, ठीक है, मैं उस पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊं, क्योंकि गेहूं तो हमारे पास खुद है। लेकिन अब आप इससे 20% को हटा दोगे, बोल दोगे चलो 5%, तो हो सकता है गेहूं कोई पब्लिक आपको दे दे, है ना। तो ये जो कोटा, सब्सिडीज वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं, ये एफटीए के अंतर्गत कम हो जाती हैं। ब्रिटेन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो भाई, ब्रिटेन के ही अंतर्गत हम कहीं ना कहीं क्या हम गुलामी में ब्रिटेन के अंतर्गत रहे थे। 75 साल आज़ादी को पूरे होने वाले हैं, है ना। अगर 75 साल हो जाएंगे तो हम एक नया इतिहास रचने वाले हैं। और हम ब्रिटेन से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो इंडिया को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मैं आपको नुकसान बता दूं, जैसे मान लो इंडिया ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तो भाई चाइना तो ज़्यादा माल बेच देता है, ठीक है, इंडिया में बहुत सस्ता सस्ता, इंडिया वाले ज़्यादा खरीदेंगे, तो चाइना का तो फायदा हो गया। अब इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फिर दोबारा से फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
ये इसमें आती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अगर आप इस आर्टिकल की बात करो तो मई में जो है, लास्ट ईयर मई में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जो है वो मिले थे और उन्होंने बोला था कि हम यूके को एक नए ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि दोनों नेता जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी थी तो अब उसी की शुरुआत हो चुकी है। अगर देखो, हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम डबल कर लेंगे बाइलेटरल ट्रेड को। बाइलेटरल ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में व्यापार, है ना, वो अब यूरो 23 के आसपास है। ठीक है, तो हम इसे डबल करने की कोशिश में हैं और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2021 उसकी बिगिनिंग हो चुकी है। ठीक है, अगर इसके बाद आप बात करो तो देखो इंडियन फिशरीज ये कैसे कैसे ब्रिंग इसकी जो बिगिनिंग है वो हुई है। फॉर एग्जांपल, अनलॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पीपल्स टू इंडिया एंड एनेबलिंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन फिशरीज टू एक्सपोर्ट श्रिम्प टू द यूके स्मॉल, यानी कि हम जो है फिशरीज को यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये छोटा स्टेप है लेकिन मीनिंगफुल स्टेप है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। अब उसका जो बिग नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा लॉन्च ऑफ एफटीए नेगोशिएशन ऑन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और 13 जनवरी 2022 में न्यू दिल्ली इंडिया कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल मिले थे और यूके के जो यानी यूनाइटेड किंगडम के जो इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी एंड मैरी जो हैं उन्होंने अपने बोला था कि भाई हम ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसे जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर आप बात करो तो बिग नेगोशिएशन एंड इसेंशियल्स स्पेशली सो बिटवीन पार्टनर डिफरेंट साइज, ये डिफरेंट साइज के हैं, सच डिफरेंट स्टेज डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बिगर है ना, दोनों कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी जो है ये बिगर है। ठीक है, अगर इसके बाद की आप बात करो बिजनेसेस इन बोथ नेशन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिफोर लुकिंग एट द फ्यूचर, देयर आर नियरली 6000 यूके कंपनी जो है वो इंडिया में काम कर रही हैं। ठीक है, और उसमें 3,20,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, यूके से हमें भी फायदा होने वाला है ना। और इसके बाद अगर देखो आप तो इंडिया जो है हिंदुस्तान ये अनवेलर हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। टू ऑफ मैनी एग्जांपल ब्रिटिश कंपनी सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर, अच्छा कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो उसने भी यूके में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो जैसे फिनटेक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड बैटरीज में अपना काम कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, और जो इंडिया है वो यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, और ओला इलेक्ट्रिक भी वहाँ पे देखो अनाउंस हो चुकी है इन्वेस्ट के लिए यूके में, है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी। और यूके थ्राइव्स ऑन फ्री ट्रेड हैविंग लेफ्ट द यूरोपियन कॉमन ट्रेड ब्लॉक आफ्टर 47 ईयर्स, वी आर बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी है हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी है, हम सिमिलर कंट्रीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो तो इंडिया को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिली ही है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 30 ईयर में इंडिया जो डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट पे होगा अपना, यानी कि 1569 के बहुत पब्लिक है इस समय। ठीक है, तो हम इसका भी बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं, है ना। और अगर देखो भाई यूके आ जाएगा तो हमारे पास टेक्निकल थिंग्स जो हैं वो तो आएंगी आएंगी। ठीक है, अगर इसके बारे में आप बात करो तो ये जीडीपी बढ़ाने की बात है ना। और इंडिया ब्रिटिश सी इम्प्रूवमेंट इन ये अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें अब कुछ बचा नहीं, हम लगभग इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और ये देख लो बस इस चीज़ को लास्ट में, दिस मंथ ऑल्सो मार्क 1 ईयर सिंस आई प्रेजेंट माई क्रेडेंशियल टू इंडियाज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद here at defining moment when UK and India will shape the next 25 years of destiny as equal forward look, यानी कि अगले 25 साल इनके डेस्टिनी के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने बोला है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पेज पे बहुत स्पेशल न्यूज़ होने वाली है आपके लिए, देखते रहिएगा KNP एनालिसिस। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, भाई करते रखो दो यार सब्सक्राइब टाइम टाइम पे। ठीक है, क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग कैपेक्स, यानी जॉब जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने मेरी कल वाली बजट की जो मैंने द हिंदू से बनाया है, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है और आप बजट जानना चाहते हैं, अगर आपको इकोनॉमी का भी नहीं आता है ना, तो भी आप उस बजट की वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। बजट के बहुत सारे टर्म्स उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इंक्लूडिंग कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हालांकि आप आज के द हिंदू एनालिसिस में तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा कैपेक्स क्या होता है, तो मैं बता दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जैसे आपको मान लो कहीं पे भाई रोड बनाने हैं, ठीक है,
कहीं पे आपको हॉस्पिटल बनाना है, यानी कि जिससे गवर्नमेंट को कुछ वापस मिले, ये गवर्नमेंट को वापस मिले और रोजगार मिले पब्लिक को, ठीक है। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने बना दिया रोड भाई, ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट रोड बना दिया, देखो ये बहुत अच्छा सा रोड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, है ना। अब इस गवर्नमेंट के रोड पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इसने लगा दिया टोल टैक्स ऑफिस, है ना। अब यहाँ पे टोल टैक्स ऑफिस नहीं, टोल टैक्स लगा दिया। अब यहाँ से गवर्नमेंट को टोल टैक्स मिलेगा, ठीक है। बाकी जो अगर मान लो गवर्नमेंट ने और जो सुविधाएं लगाई होंगी उसका टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है जिस चीज़ से, जिस बिल्डिंग को बना के गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता हो, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। बता देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मिल रही है, आप हो गए 60 साल के, आपको मिल रही है पेंशन। अब आप भाई आप एक चीज़ बता दो सरकार को, आप पेंशन के बदले क्या देने वाले हो वोट के अलावा? वोट तो हो सकता है आप सरकार को दे दो, बल्कि देते भी नहीं हो, है ना, कांग्रेस इसीलिए हरा दी, वोट भी नहीं दी, बताओ, है ना। तो आप सरकार को क्या देने वाले हो? पेंशन अगर आप ले रहे हो तो आप सरकार को कुछ नहीं देने वाले। अगर आप सैलरी ले रहे हो तो भाई आप तो जो काम कर रहे हो वो तो आपका अलग जुड़ गया ना कंपनी के इन्वेस्टमेंट में। आप सैलरी में सरकार को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। हालांकि टैक्स दे रहे हो, आप ये बोल सकते हो कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, है ना, लेकिन वो अगर टैक्स टैक्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लगातार आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आती है, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नए रोड बनेंगे, नई बिल्डिंग बनेंगी, नए हॉस्पिटल, नए स्कूल बनेंगे, तो आपको रोजगार मिलेगा, आपको जॉब्स मिलेगी, टेक्निकल जॉब्स मिलेंगी, नए नए कंप्यूटर टेक्निकल सेक्टर बनेंगे तो जॉब मिलेगी आपको, आप मजदूर हो तो जॉब मिलेगी, आप पढ़े लिखे हो, टीचर हो तो जॉब मिलेगी स्कूल में, आप डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी। तो यानी कि इससे क्या होगा, जॉब्स हमें मिलने वाली हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हालांकि टैक्स कलेक्शन इन्होंने बोला है कि हमने इस बार बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन किया जो होना चाहिए, इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें आपको ये समझने वाला था। फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो कांग्रेस इन यूपी हटाओ, है ना। तेलंगाना टर्मरिक भोजन, तेलंगाना नो इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 36 मिनट होने वाली हैं, ठीक है, हो गई। तो इंडिया आइसोलेटेड वॉइस ऑफ स्टेट्स मफल्ड सेज राहुल। इंडिया, राहुल गांधी की अगर आपने कल वाली स्पीच सुनी हो ना सुनी हो, इंडिया राहुल गांधी ने बोला है कि दो हिंदुस्तान हो गए, एक गरीब का हिंदुस्तान है ना, एक अमीर का हिंदुस्तान है। हालांकि राहुल गांधी ने इस बेस पे बोला ये गरीब का हिंदुस्तान मतलब भाई लोगों के जो शुरू के अमीर 10% हैं उनके पास तो है 50% धन, और जो लास्ट के 50% हैं गरीब उनके पास है कुल 1% धन, है ना। तो इस टाइप से इन्होंने बोला कि गरीब हिंदुस्तान, अमीर हिंदुस्तान। तो ये एक थोड़ा सा इनइक्वलिटी जो है ये एक इशू बन चुका है, ठीक है। अगर हम कभी किसी दिन इकोनॉमिक्स में इनइक्वलिटी पे बात करेंगे, है ना, तो ये जो गिनी कोफिशिएंट वगैरह होते हैं, बहुत सारे इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आने लगा है अब तो, है ना। तो इन चीज़ पे हम कभी बात कर लेंगे। और ये इन्होंने बोला है कि चाइना पाकिस्तान जो है आपने उनको एक साथ ला दिया, बल्कि जो भारत की पॉलिसी वो है कि चाइना पाकिस्तान को एक साथ मत लेके आओ। देखते हैं कितनी सच्चाई है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, इस पर कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि चाइना पाकिस्तान एक साथ आए हैं, ये बात में सच्चाई है, चाइना पाकिस्तान एक साथ हो रहे हैं, है ना। लेकिन पाकिस्तान अब कुछ कुछ बड़ाई करने लगे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इस बार उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में भी चला जाएगा। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया ना भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब है पाकिस्तान गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये पाकिस्तान वाली इतनी चीज़ें ऐसा कांग्रेस लीडर ने बोला है, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर आप बात करो तो असम सीएम क्रिटिसाइज कांग्रेस लीडर, बिल्कुल करना था क्योंकि वो अपोजिशन में है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, यानी कि आप भाई बेसिक सुविधा प्रोवाइड कराओ। इन्होंने बोला हमारा बजट का मतलब था कि हम बेसिक सुविधा प्रोवाइड कराएं, जैसे इन्होंने अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल पे, है ना, पक्का हाउस दिया है और उन्हें लखपति बना दिया। भाई जिसके पास एक घर हो गया लखपति तो वो बनी गया ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला हमने घर पे ध्यान दिया है, ठीक है। इन्होंने बोला हम सैनिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम वाटर पे ध्यान दे रहे हैं, हम स्वच्छता मिशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जिससे हमारी जो है बेसिक सुविधाओं पर ध्यान है। यानी कि इनका सीधा सीधा मतलब बोलने का मतलब है कि हमने रोटी रोटी कपड़ा और मकान पहली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार से हमने ज़्यादा दिया है, ऐसा ही इनका इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बोलने का मतलब है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जयशंकर रिवर्स राहुल एलिगेशन। जयशंकर ने एक ट्वीट करके बोला था कि भाई जब चाइना पाकिस्तान एक साथ आ गए थे, ये देखो ये जो पाकिस्तान को हैंडेड ओवर कर दी गई थी सक्स गम वैली, है ना,
तो ये चाइना को 1963 में तो ये इन्होंने चीज़ बोली है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स ऑन पेगासस कोविड नॉट अलाउड, यानी कि अमेंडमेंट जो है पेगासस पे या कोविड पे अलाउड नहीं है। पेगासस क्या है? एक मालवेयर है जो स्पाईवेयर का काम करता है। मालवेयर स्पाईवेयर का काम करता है। ये आपके मोबाइल में 0 क्लिक अटैक कर सकता है, यानी आप बिना चीज़ पे क्लिक भी नहीं करो तो भी ये अटैक कर लेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। तो राज्यसभा ने बोला है नहीं नहीं, ये कोर्ट में केस है और हम इस पर अब कुछ नहीं करने वाले हैं। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चिल्ड्रंस शेयर इन 2022 यूनियन बजट प्लिमनेट्स टू 11 ईयर लो, यानी कि बच्चों के लिए जो बजट है वो 6.08% घट गया और 11 साल में सबसे कम है। ठीक है, बच्चों के लिए बजट स्पेशली कहाँ कहाँ आता है? देखो, उनके आंगनवाड़ी में, ठीक है, उनकी ड्रेस का खर्चा, उनके स्कूल का खर्चा, है ना, उनकी रूरल हेल्थ केयर सेंटर में, तो ये सारे बच्चों के लिए हैं, है ना। और अगर आप बच्चों की बात करो तो ये देख लो, इनके डेवलपमेंट्स देख लीजिए। एज फार एज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर कंसर्न दे हैव सीन ए ड्रॉप ऑफ 10.9%, है ना, इन नेक्स्ट फिजिकल हेल्थ देखा है। उसमें कौन कौन से? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड आंगनवाड़ी डे केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जिसमें मैंने आपको एक फोर्टिफिकेशन राइस का एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप विटामिन ऐड करके देते हो। ठीक है, ये इन्होंने स्कीम दी है। चाइल्ड एजुकेशन में ओवरऑल बजट जो है उसने थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखाया, बस 0.3% का। ठीक है, और अगर आप इसके बाद बात करो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बच्चों के लिए क्या अलाउ किया है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल, यानी कि अब 12 से लगभग 200 टीवी चैनल हो जाएंगे, है ना। तो 1 क्लास के लिए एक एक टीवी चैनल होगा जिसमें बच्चे ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं और टीवी पे पढ़ सकते हैं। भाई ये है कि मोबाइल नहीं होता घर में, 4 बच्चे 4 मोबाइल नहीं होते, तो आराम से आप टीवी पे चैनल देख के आप अपनी क्लास को कवर कर सकते हो। रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे ये। ठीक है, तो जो अभी तक दिक्कत आती थी रीजनल लैंग्वेज वाली, वो भी दिक्कत सॉल्व करने की गई है इसमें। ठीक है, और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत है ना। जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड अपील्स स्टालिन, स्टालिन ने बोला भाई जो भी है मिला लो हाथ, बस इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ना। अगले पेज पे चलते हैं। बीएसपी वर्किंग फॉर द हंग हाउस टू रीप रिवार्ड्स, यानी बीएसपी जो वो काम कर रही है कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, है ना, जीतेंगे, अच्छी बात है। योगी हीट्स अप कैंपेन विद एग्रेसिव ट्यून, योगी जी ने मतलब ले दिए, थोड़े से हंगामे कर दिए हैं, है ना, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। ठीक है, मणिपुर लोकायुक्त डील बिलो टू बीजेपी कैंडिडेट, देखो मैंने लोकायुक्त तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्टेट में तो लोकपाल होता है, ठीक है, और सेंट्रल में लोकपाल होता है, स्टेट में लोकायुक्त होता है। ठीक है ना, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है लोकपाल और लोकायुक्त में। ठीक, और इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको लोकपाल या लोकायुक्त में दोबारा बताऊं, है ना। इसके बारे में अगर आप अगली न्यूज़ पे चलना चाहो, ये हो गई। ठीक है, SC टू स्टार्ट रिव्यू हियरिंग ऑफ केस अगेंस्ट सिद्धू, अगेंस्ट सिद्धू केस वाली बात हम कर चुके हैं। ठीक है, SC ने बोला है कि भाई हम जो है सिद्धू पे दोबारा से केस चलाएंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में आप नेक्स्ट न्यूज़ देखना चाहो, SGPC कांग्रेस हर्टिंग 6 क्रूशियल बैटल इन लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, SPLI संजय चौहान, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ही नहीं कुछ। ममता दी इलेक्टेड पार्टी चीफ, SC एफर्ट टू फिल, हाँ इसे देख लो, हाई कोर्ट वैकेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज इनटू 2022। देखो मैं आपको बता देता हूँ, SC ने बोला है कि हम जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं उन्हें 2022 में ही भरेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे कैसे, हाई कोर्ट की जो जज हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जज जो हाई कोर्ट का होगा वो अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट होगा। अपॉइंट किसके द्वारा होगा? ध्यान देना इसमें, अपॉइंट तो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी कंसल्टेशन में? वो जो कंसल्टेशन होगी वो होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद गवर्नर ऑफ स्टेट, विद गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो विद गवर्नर ऑफ स्टेट के थ्रू ये अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो आपको हाई कोर्ट का चीफ जज नहीं करना है तो फिर किसकी? तो भैया आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो रिकमेंड किस किस के द्वारा किए जाते हैं? तो CJI प्लस उनके 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और उस कमेटी रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अच्छे, जो प्रपोजल है इनिशिएट कौन करता है इस प्रपोजल को? तो इनिशिएट जो होता है ये देखो कंसर्न विद जो चीफ जस्टिस है वो बोलेगा अच्छा भाई हमारे हाई कोर्ट में जगह नहीं है, जगह खाली है, तो आप इसे ना 2 सीनियर मोस्ट जज से बात करके बोलेगा, तो वो फिर CM को बोलेगा कि भाई हमारे हाई कोर्ट में जज खाली है, CM गवर्नर से बोलेंगे भाई हाई कोर्ट में जज खाली है, गवर्नर यूनियन लॉ मिनिस्टर से बोल देगा
बोलेगा भाई हाई कोर्ट में जज खाली हैं और सीट खाली है, और यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है उसे प्रेसिडेंट पे पहुंचा देंगे कि भाई साहब भर्ती कर दो, है ना। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, आप 3 केस बहुत फेमस हैं। एक तो फर्स्ट जज केस आपने सुना होगा, फर्स्ट जज केस जो है आपका 1981 का, फर्स्ट जज केस है आपका 1981 का। फर्स्ट जज केस क्या है, इसमें था भाई सीजीआई जो रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र पर, उसको हम ठुकरा सकते हैं, ऐसा एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो मंत्री होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया था, है ना। अब बिल्कुल यार गुस्सा आ गई, है ना, चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गई, उन्होंने बोला ठीक है सेकंड जज केस बनाया, उन्होंने सेकंड जज केस बनाया उन्होंने 1993 में, ठीक है। 1993 में क्या बोल दिया उन्होंने, बोल दिया कि भाई देख सुन ले मेरी सीधी सादी बात, जो सीजीआई होगा वो अकेला बात नहीं करेगा, उसके साथ जो और भी जज होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, यानी कि एक कमेटी होगी और जो वो रिकमेंड करेंगे उसका मतलब है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर भाई और थोड़े से 2 सीनियर मोस्ट जजेस पे और वो थोड़े होने लगे, फिर एक थर्ड केस आया, थर्ड जज केस 1998 में, इन्होंने बोला कमेटी जो है वो 5 मेंबर बॉडी की भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसा इन्होंने बोला था। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि भाई हम जो है कॉलेजियम जो है वो मैट करेगा 1 फरवरी को, और उसके बाद हम जो है अपनी जो कॉलेजियम कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, है ना, 2 सीनियर मोस्ट जज, और अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी उससे मीट करेंगे, ठीक है। ये आपस में बैठ के बात करेंगे कि भाई इसे बना दो, इसे बना दो, और उसके बाद ये काम हो जाएगा। बॉम्बर हैड विजिटेड इंडिया ऑन सुसाइड मिशन, आईएसकेपी एक मैगजीन है, इसने बोला है कि जिसने अभी तालिबान में काबुल में तालिबान गवर्नमेंट के अंतर्गत काबुल में हमला किया था सुसाइड बॉम्बर, वो इंडिया भी आया था, उसका मकसद हमला करने वाला था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे पकड़ लिया था। अब पता नहीं पड़ पा रही है सच्चाई क्या है, कि मतलब सच में वो वही वाला बंदा है, लेकिन मैगजीन जो है वो बोल दिया कि ये वही बंदा है, तो ये इंटेलिजेंस जो है वो उसे रिसर्च करेगी ये कौन सा बंदा है कि कौन सा नहीं है। अगले पेज पे आ जाओ आप लोग। स्टेप अप सेकंड डोज कवरेज फॉर टीन्स, से बोल रहे हैं कि भाई सेकंड डोज जो है वो कवरेज फॉर टीन्स के लिए दे दो। रिकॉर्ड्स इतनी कोविड डेथ, मिलिटेंट बिहाइंड सोपियन अटैक डेड, यानी कि आतंकवादी थे ही थे, है ना। प्रोटेस्ट ओवर एसिड अटैक। पीएलए गलवान कमांडर है जो ओलंपिक टॉर्च बियर, यानी जो पीएलए में आपको मई जून 2020 में जो हमला हुआ था इंडिया में, जिसमें इंडिया के कुछ सैनिक शहीद हुए थे, वहाँ पे जो उसका चाइना के आदमी का जो एक कमांडर है वो ओलंपिक टॉर्च बियर होगा, ठीक है। यानी आपको पता है चाइना में विंटर ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, ठीक है, तो वो उसमें आगे मिसाल लेके चलेगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे लग नहीं था वेबिनार हेल्ड ऑन इंडियन एजुकेशन। अगले पेज पे चलते हैं। बिटवीन 2 ओलंपिक्स चाइना हैज सीन ए ह्यूज शिफ्ट इन एवरी सेंस, यानी कि 2 ओलंपिक्स में चाइना ने एक ह्यूज शिफ्ट देखा है, एवरी सेंस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस नेटो ऑफर ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप टू रसिया, यानी कि यूएस की देखो नेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी बेस्ट में मैं अपना एक्सपेंड करूं, ठीक है। हालांकि इसमें इसने अब ये बहुत दिन से न्यूज़ चल रही है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, यूएस नेटो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अब क्या बोला है, इसने बोला कि हम रसिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यूक्रेन चाहेगा तो वो नेटो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। यानी कि रसिया से अब ये बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में रसिया यूक्रेन का आपको पता है, रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए, क्योंकि इसका जो ब्लैक सी पे एक टाइप से कब्जा है वो खत्म हो जाएगा, और ये कब्जा खत्म हो जाने की इसके ट्रेड में गिरावट आ जाएगी, इसके जो ऑयल सुविधाएं वो खत्म हो जाएंगी, है ना, और जो इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं सारे नेटो मेंबर हो जाएंगे, तो जो यूएस है वो भी वहाँ पे अटैक कर सकता है। और रसिया का हमेशा एक चीज़ था, रसिया ने यूक्रेन से 2014 में क्रीमिया भी ले लिया था, तो यानी कि रसिया जो अपने बॉर्डर को डिफेंस करने से ज़्यादा एक्सपेंड ज़्यादा करता है, ठीक है, तो ये इसकी रसिया की न्यूज़ है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूएस सेंड मिलिट्री एड टू यूएई, यूएस ने मिलिट्री यूएई में भेज दिया हाउतीस अटैक के लिए, ठीक है। तो हाउतीस अटैक चल रहा है वहाँ पे, फिर इसी के लिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, अब मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ निश्चित रूप से। कल इसे अगर अगली न्यूज़ में अगले पेपर में उल्टा न्यूज़पेपर करेंगे, सबसे पहले इसको ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडियाज एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक 2 मिनट में और समझ लो। एग्जिम बैंक जो है ये फॉरेन ट्रेड में एंगेज करता है। एग्जिम बैंक जो है 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अगर एग्जिम बैंक की मैं और बात करूं आपसे थोड़ी सी, तो ये देखो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उनको एनकरेज करता है ना, कॉर्पोरेट बैंकिंग करता है, और इसे जो रेगुलेट होता है, ये रेगुलेट जो होता है आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेट होता है, और फुल्ली आउंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे फुल्ली मतलब आउंड करती है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से एक्जिम बैंक में ये था, श्रीलंका को इन्होंने क्रेडिट ऑफ लाइन दिया। श्रीलंका को आपको पता है क्रेडिट ऑफ लाइन देते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो तो बजट मूड्स ट्विक्स टू जीएसटी लॉ टू टाइटन इनपुट टैक्स क्लेम्स। अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अभी बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर देना, है ना। बजट जो है उसने जीएसटी लॉ को टाइटन किया इनपुट टैक्स क्लेम्स के लिए, है ना। तो ये कल बजट देखो भाई, बजट का अगर आपसे कुछ भी रिलेटेड है तो बजट की मेरी कल वाली वीडियो देख लो, बहुत तगड़े से एक्सप्लेन किया है, हर एक टर्म एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक कि जीडीपी जैसे टर्म भी एक्सप्लेन है उसमें, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल कंसोलिडेशन जैसे सारे वर्ड एक्सप्लेन है उस वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा, 2 पार्ट में वो वीडियो है ना। और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा इस पेज पे कुछ बचा है, तो फिर अब लास्ट में चलते चलते ये तो स्पोर्ट्स पेज आ गया, ठीक है। तो लास्ट में चलते चलते बस मैं यही बोलूँगा कि आप टारगेट डिसाइड करो अपना, ठीक है। टारगेट आप डिसाइड कर लोगे तो आप किसी भी आप मिसाइल हो, वो मिसाइल हो आप भाई कि आप एकदम टारगेट पे जाके हिट करने वाले हो, ठीक है। तो आप अपना टारगेट हिट कर लो, मिसाइल है, आप पे एनर्जी बहुत है, ठीक है। बस आपको जो रॉकेट होता है ना उसे एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, आपको उस फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। आप उस फ्यूल को अपने आप अंदर इग्नाइट करो, है ना, अपने अंदर उससे फ्यूल को इग्नाइट करो, पेपर क्रॉस करो, एग्जाम क्रैक करो, और बहुत अच्छे क्रैक करके बस बताते रहो कमेंट में कि हमने क्रैक कर दिया है। तो लास्ट में जाते जाते अगर आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ा दो, फिर लाइव आया करेंगे, लाइव पढ़ाएंगे तो खैर क्या ही, है ना। तो निश्चित रूप से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी होने वाली है मुझे पता नहीं, है ना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कल भी आएगा, तो आप देखते रहो द डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद।